तो दीदी के इस साथ की बातें बहुत प्यारी, मीठी, शक्तिशाली यादें हैं। ये भी एक अपना भाग्य रहा जो बचपन से दीदी, दादी, मम्मा, बाबा की पालना मिली। जो परिवार आते थे, परिवार के बच्चे छोटे होते थे माता पिता के, तो छोटे बच्चों की अलग क्लास, अलग पिकनिक, अलग सब कुछ होता था। उनके अंदर भी वो संस्कार भरे जाते थे। तो दीदी जब भी मिलते थे, दीदी और दादी दोनों एक सवाल किया करते थे, आशा तुम किसकी आशा हो? तुम किसकी आशा हो? तो वो बीज पक्का करते जा रहे थे। जब सेवा में आना हुआ, मैं वहां से बताती हूँ। मैं इंदौर में थी और इंदौर में दादी और दीदी दोनों आए थे, जहाँ पर गीता रहस्य सम्मेलन फर्स्ट टाइम रखा गया था। तब ही पांडव भवन लिया गया था 1972 में। पांडव भवन का रेनोवेशन हुआ, तैयार किया, बिल्डिंग को तैयार हो गया। अब सवाल था वहाँ पर किसको रखना है। तो दीदी ने बचपन से देखा हुआ था, बाबा ने पढ़ाया है, ये भी दीदी को पता था। इंग्लिश पढ़ाई है, ये भी दीदी को पता था। और फैमिली पुरानी है, ये भी दीदी जानते थे, क्योंकि जो कुमारियों की ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी रिजल्ट अच्छा था। तो दीदी के नज़रों में, दादी के नज़रों में आत्मा थी। तो दीदी दादी दोनों ने कहा कि आप यहाँ से, मैं केवल 2.5 महीना इंदौर में रही और वहाँ से दीदी दादी दोनों ने कहा कि अब आप दिल्ली में आ जाओ। वहाँ पर नया स्थान लिया जा रहा है और उसको इंटरनेशनल ऑफिस बनाया जाएगा। उसका नाम भी रखा था इंटरनेशनल सेंटर फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल। और दीदी और दादी दोनों ने कहा, मैं यहाँ से टूर करके पहुँचूंगी और तुम वहाँ से पहुँच जाना इसी दिन। तो दीदी की बात को रखते हुए उसी दिन मैं पहुँची जिस दिन दीदी भी पहुँचे। तो दीदी की पालना का संस्कार जबरदस्त था। परख और पालना। परख में दीदी देखती थी इस आत्मा में कौन सी विशेषताएं और गुण हैं, और उनको उस रूप दीदी यूज करती थी। और पालना में दीदी इतनी ज्ञान युक्त पालना करती थी, जो कि बाबा से प्रीत जुटी रहे। ये दीदी की पालना की विशेषता थी। कभी भी दीदी ने अपनी ओर किसी को भी आकर्षित नहीं किया। मेरी छोटी सिस्टर नीरा बहुत नाजुक थी, कोमल थी,
ट्रेनिंग में वो खाना नहीं खाती थी, उसकी अपनी विशेषताएं थीं। तो दीदी उसको अमृत वेले के बाद अपने पास बुलाते थे, वहाँ उससे बातचीत करके उसको समीप लाने के लिए, और फिर दीदी उसको कुछ न कुछ ऐसी विशेष चीज बाबा के यज्ञ से खिलाती थी। होती थोड़ी सी थी, लेकिन उसको संतोष हो जाए, बाबा की बनी रहे। तो दीदी में पालना केवल इस रूप से नहीं, लेकिन मेरा ये भाग्य रहा है कि मैं दीदी के लेटर्स लिखती थी मधुबन में। मुझे दीदी कहते थे कभी भी तुम पार्टी लेकर के नहीं आओ। मैं 1-2 बार पार्टी लेकर के गई हूँ। दीदी ने कहा तुम पार्टी लेकर मत आया करो, तुम अकेली आया करो। अकेले आया करो क्यों? दीदी के काम कर सकती हूँ मैं। तो वहाँ पर दीदी मेरे को लेटर लिखने को बोलते थे, इस पत्र का जवाब ये देना है, और वो पत्र कैसे लिखना है वो दीदी सुनाती। जो मैं पालना की बात आपको सुनाने जा रही हूँ, मानो किसी आत्मा को पत्र लिखना है, उसको टाइटल उसका इतना अच्छा बताएगी उसकी विशेषताओं के आधार से। सदा सुहागन, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाली, जिसकी जो विशेषता होती थी वो दीदी बता देती थी, और इस तरीके से कहती थी ऐसे लिखना है। वो लिखना, उससे हमने सीखा कि कैसे पत्र किसको एड्रेस किया जाता है। फिर कभी कभी दीदी मुझको पत्र पढ़ने को देती थी, जो बाबा के यज्ञ के विशेष रत्न होते थे। दीदी उन पत्रों से, जैसे अपने एक मिसाल अपने दिल्ली जोन का है, गेरा भाई जो फरीदाबाद में है, आज उनकी स्थिति इतनी ठीक नहीं है, परंतु गेरा भाई बाबा का नंबर 1 वारिस बच्चा, नशे में रहने वाला, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, नंबर 1 तो नंबर 1। दीदी ने मुझको उनके लेटर दिए पढ़ने के लिए, उसको जवाब लिखना था। दीदी का तुम पढ़ो, क्या है, क्या नशे में वो लेटर लिखता था। वारिस क्वालिटी क्या होती है ये दीदी ने सिखाया उस पत्र के द्वारा, कि वारिस क्वालिटी क्या होती है, ये वारिस क्वालिटी है। फिर दीदी वीआईपीज को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कृष्णा अय्यर जी पांडव भवन में आते थे। मेरे संस्कार थोड़े स्थूल सेवा के भी रहते हैं, तो उसकी खातिरदारी करनी, ये करना, मेरा ध्यान उस पर जाता था। तो दीदी कहते थे नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तुम उसको बैठ के ज्ञान सुनाओ। और योग उसको सिखलाते थे, कृष्णा अय्यर जी को योग कराते थी, और मुरली सुनाने की ड्यूटी दीदी ने मेरी लगाई थी कि मुरली सुनाने तुमको जाना है। कृष्णा अय्यर जी गाड़ी भेजते थे और मैं मुरली सुनाने जाया करती थी। गायत्री मोदी, कैसे उस आत्मा की हैंडलिंग करनी है, इतनी रॉयल है, इतनी बड़ी है, परंतु कैसे हैंडल करो। हम लोग तो एक गाड़ी अम्बेसडर होती थी, अम्बेसडर गाड़ी में 8-10 जने बैठ के चले आते थे। तो दीदी ने कहा नहीं, वो कौन है वो। और गायत्री मोदी 10 गाड़ियाँ भेज देती थी, 10 गाड़ियाँ भेजेगी, परंतु उसमें जाएंगे कितने? दीदी ने बताया मैक्सिमम पीछे 3 बैठेंगे, सामने एक। अम्बेसडर गाड़ी बड़ी होती थी, 4, इससे ज़्यादा नहीं बैठना, क्योंकि रॉयल्टी नहीं है। इस तरीके की भी बातें दीदी सिखाएं। फिर दीदी ने कहा कि आबू आते हैं, तुम वीआईपी को लेकर के आती हो, तो वीआईपी के साथ तुमको नहीं रहना है। पहले दिन वीआईपी को सारा घर दिखा दो, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या है, कहाँ खाना मिलता है, कहाँ पर पानी मिलता है, कहाँ पर क्लास होता है, सब दिखा दो, घुमा दो। उसके बाद अब तुम फ्री हो जाओ, अब तुम्हारा, उसको फ्रीली घूमने दो, अपने आप देखने दो, करने दो।
लास्ट दिन जब वो जाने का दिन उसका हो, उस दिन फिर तुमको उसके साथ मिलना है, उसके साथ भोजन करना है, और क्या उसने इन 3 दिनों में लिया वो सारा उसका लेना है, फिर उसको आगे गाइड करना है। तो दीदी का ये भी था। फिर मैंने आप लोगों को बतलाया है कि अगर आज अमृत वेला है, जो हमारा एक नियम का रूप हो गया है, ये दीदी का बनाया हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोल है, ये दीदी का बनाया हुआ है। बाबा का कमरा घर घर में है, दीदी का बनाया हुआ है। नुमा शाम का योग है, दीदी का बनाया हुआ है। रात्रि क्लास है, दीदी की बनाई है। और गृहस्थी भाई बहने घर में भोग लगाएं, घर में बाबा का कमरा बनाए, ये दीदी का बनाया हुआ है। दीदी के, इसको मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, दीदी ने इंस्टीट्यूशन बनाया है, ये है। दीदी से मैं बहुत डरती थी, बहुत डरती थी शुरू में। दीदी को पता लगा, गुलजार दादी को पता था, तो गुलजार दादी ने दीदी को बोला, दीदी वो थोड़ा डरती है। मैं दीदी के पास जाती ही नहीं थी, क्योंकि दीदी मर्यादा की, डिसिप्लिन की उसकी बहुत प्रबुद्ध थी उसमें, और करवाती थी, तो मैं नहीं जाती, डरती। दीदी ने गुलजार दादी को बोला, आशा आती नहीं मेरे पास। मैंने कहा, दीदी आप बीमार है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मैं डिस्टर्ब करूँ। दीदी ने क्या बोला, तेरे आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों? दीदी समाचार पूछते थे। सेवा की इतनी शौकीन थी दीदी, इतनी शौकीन थी कि सब समाचार पूछती थी। तुम कहाँ गई, किससे मिलने गई, उसने क्या बोला, तुमने क्या जवाब दिया, क्या प्रश्न हुए, क्या उत्तर हुए। दीदी को सब समाचार चाहिए। और दीदी वो समाचार सुनती भी थी, और मेरे को कहा हुआ था तेरा पत्र आना चाहिए। और मैं आपको क्या सुनाऊं, पत्र लिखती थी मैं, पूरे समाचार का पत्र लिखती थी। दीदी इतना अच्छी तरह से पढ़ती थी, क्लास में, रात्रि क्लास में सुनवाती थी, वहाँ ख़त्म नहीं होता था। फिर उस पत्र को दीदी कभी बेंगलोर भेजती थी, बेंगलोर वालों को कहती थी बॉम्बे भेजो, बॉम्बे वालों को कहती थी लंदन भेजो, पत्र से सेवा कराती थी। ये थी विशाल बुद्धि, तीव्र बुद्धि, दूरदेशी बुद्धि, परख बुद्धि रखने वाली हमारी दीदी, जो इतने से इतना करा लेती थी। और आप समान तो क्या, हम लोग तो दीदी दादी के पंखों के अंदर पले हुए, अभी तक उनकी उस स्टेज तक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। करना है, पुरुषार्थ करना है, और उनके समान बनना है, तभी वो हम लोगों से खुश हो गए। पीछे ये लोग बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो आता है ना, और उनका आशीर्वाद हम महसूस करते हैं। उनकी शिक्षाओं को जीवन में रखना, शिक्षाओं का होना, यही उनकी स्मृति रहना, यही उनका आशीर्वाद कहो, यही उनका वरदान कहो, यही उनकी शिक्षा कहो, हम सबके साथ है। ओम शांति। बड़ी दीदी जी ने जितना हमारा ब्रह्मा कुमारीज का
अंदर का सिस्टम है, अंदर की मर्यादाएं हैं, अंदर का डिसिप्लिन है, वो उन्होंने सेट किया। और शायद आपको पता हो कि बहुत बड़े धनवान घराने की थी। उनकी माँ को क्वीन मदर कहते थे, इतने धनवान थे, बहुत मशहूर, विदेशों में उनके बिजनेस चलते थे। सरेंडर हो गई तो बिल्कुल सादा। और दीदी दादी दोनों के लिए कहा जाता था कि दोनों की एक ही राय होती थी। हालांकि दो अलग अलग हेड थे संस्था के। कोई दीदी से कुछ पूछे और जाके दादी से पूछने की कोशिश करे मैं इसको चेंज कर लूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, 5-4 घटनाएं मैं दीदी जी की आपको सुनाता हूँ। एक तो ये है कि दीदी दिल्ली में आई। आशा बहन को वो फेथ से काम कराती थी। उन दिनों लैंडलाइन के फ़ोन होते थे, मुश्किल लगते थे। आशा तुम फ़ोन करो, तेरा लग जाता है। अब आशा बहन उनके इसने उत्साह देने से ही फ़ोन करती रहती थी कि लग भी जाता था। ये दीदी का फेथ से काम कराने का तरीका था। एक दिन बहुत ज़ोर से दांत में दर्द हो गया दीदी का, तो अगले दिन ही उनको कहीं जाना था। तो मुझे कहा कोई ऐसा डेंटिस्ट है? तो दिल्ली में एक ऐसा डेंटिस्ट था, वो 3 जगह अपने क्लिनिक चलाता था, बहुत ही लायक था, बहुत लोभी था, 3 जगह चलाता था। और मैंने उससे अपॉइंटमेंट लेके मैं दीदी जी को ले गया। मैं बाहर बैठा रहा, दीदी जी का उसने इलाज किया। बाहर आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस? कहता है कोई फ़ीस नहीं। मैं हैरान हो गया, ऐसा लोभी डॉक्टर कह रहा कोई फ़ीस नहीं। तो बोला ये कौन है, मुझे पूछता है। तो मैंने कहा हमारी संस्था की बड़ी हैं। कहता है कि मैंने इनको, मुझे दांत के ठीक करने के लिए ज़ोर से दर्द करना था, कुछ चुभ होना था, तो और कोई होता तो जंप करता, लेकिन इन्होंने, इनका चेहरा सिर्फ लाल हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ चूँ चा नहीं की। इनमें बहुत शक्ति है, इसलिए उसने फ़ीस ही नहीं ली। कहता मैं इनसे फ़ीस नहीं लेनी चाहता, महान हस्ती है। ये दीदी का एक सीन। दूसरा, दीदी की रॉयल्टी, कि संस्था की इज्जत रखनी है, ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए संस्था का नाम नीचे आ जाए। तो जब दीदी जी माउंट आबू वापस जाती थी तो बहुत सारा सामान यज्ञ के लिए खरीद के उनके साथ भेजा जाता था। तो उनका फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था, 4 सीटें बहनों की होती थी। तो शिव भाई जो अभी भी है पांडव भवन में, उसकी ड्यूटी थी, पहले सारा सामान वगैरह सेट कर देता था, फिर दीदी जी आती थी। तो शिव भाई ने सारा सामान वगैरह सेट करके कुली को पैसे दे दिए थे और कुली वापस जा रहा था। इतने में दीदी जी आई और उसके साथ हम लोग भी आए। तो कुली ने देखा फूल फाल लेके लोग आ रहे हैं, तो उसने सोचा ये बड़ी असामी है, कुछ ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। तो उसने बिल्कुल जा रहा था वापस, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। तो दीदी ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया, कहती उसको दे आओ। उन दिनों में 100 रुपया 5000 के बराबर था। तो मैं दे आया। फिर मैंने कहा दीदी ये तो जा रहा था, शिव भाई ने इसको पैसे दे दिए थे, ये तो आपको देखकर इसने सोचा कि बढ़िया। कहती मुझे पता है, लेकिन प्लेटफार्म है, रेलवे है, शोर कर रहा है, तो पैसेंजर जाने वाले तो यही सोचेंगे कि इन्होंने इसको पैसा कम दिया। इसलिए इस संस्था की इज्जत रखने का सवाल है। इसी प्रकार से एक दिल्ली में मकान होता था, साउथ दिल्ली में, तो वो मकान किराए पर था। उन दिनों में
तो उस मकान के मालिक उसको खाली कराना चाहता था। तो उसके 2 मकान थे दिल्ली में, लेकिन वो झूठ बोलकर रिटायर हुआ था कि मैं रिटायर हुआ हूँ, अब मुझे ये मकान चाहिए, ऐसे करता था। हमारे पास करता था, हम तो उसको टाल देते थे, क्योंकि उन दिनों उस एरिया में मकान किराए पर मिलना भी मुश्किल। वो अपनी पत्नी के साथ दीदी जी से मिलने आ गया और आके बोला ऐसे। तो दीदी ने मुझे बुलाया, ब्रिजमोहन इसका मकान जल्दी से जल्दी खाली कर दो, जब भी आपको मकान मिले इसका छोड़ देना। वो बहुत खुश हो गया, अच्छा चला गया। तो मैंने कहा दीदी ये तो झूठ बोल रहा है, इसके 2 मकान हैं, चतुराई कर रहा है, खाली कराएगा, किसी को और किराए पे चढ़ाएगा, और वहाँ तो किराए का मकान ही नहीं मिलता, हमारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। तो दीदी ने कहा नहीं, देखो मकान उसका है ना, जितने दिन खुशी से आपको दिया, अब वो खाली कराना चाहता है। बड़ी सुप्रीम कोर्ट में आया है, यानी मेरे पास आया है, अब बड़े प्यार से बात कर रहा है। अगर वो लड़ाई झगड़ा करे, वहाँ बदनामी करे, इसलिए जब इस मिले उसको खाली कर देना। मैंने कहा दीदी वहाँ तो किराए पर मकान मिलता ही नहीं। कहती बाबा बैठा है। और सचमुच उसको हमने कह दिया कि अच्छा जब तक हमें मिले, 2-3 महीने वैसे रहे। फिर उसने कहा अच्छा पिछले हिस्से में ब्रह्मा कुमारी रहती रहे। आखिरकार वो पहला मकान था जहाँ हमें डीडीए से, गवर्नमेंट से ज़मीन मिली, और जहाँ आज मोहम्मदपुर का सेंटर बना हुआ। उसी के निमित्त फिर बहुत सारी ज़मीनें मिली, बहुत सारे सेंटर बने, लेकिन वो निमित्त बना। तो दीदी की देखो, ये नहीं कि हम क्योंकि हम हक छीन सकते हैं किसी का, कोर्ट में जाएगा खाली ना। उसने कहा इसका मकान है, ये भी हमने दीदी का देखा। ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं उस वक़्त होती थी। दीदी का जो दृढ़ संकल्प था, दृढ़ संकल्प इतना था कि एक 1973 में पहला एक रामलीला ग्राउंड है दिल्ली में, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ने 1 महीने के लिए रामलीला ग्राउंड लिया कि हम बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम करेंगे, दिल्ली से कैपिटल सिटी है, यहाँ से आवाज़ जाएगा 1 महीने के लिए। और उसमें सारे भारत के जितने जोन है सबको वहाँ आके अपना स्टॉल लगाना था। इतना बड़ा था, सारा रामलीला मैदान लिया। और जोन वाले अपने अपनी पार्टी लेके आएंगे, अब उनको रखें कहाँ। तो इसलिए जगदीश भाई जी वो भी बहुत विशाल बुद्धि थे। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के कई क्वार्टर होते हैं, मकान जो बन जाते हैं अभी अलॉट नहीं होते, तो वो ले लिए जाएं महीने के लिए। तो दिल्ली में कई जगह पर जहाँ जहाँ वो खाली थे, मेहनत करके वो लिए गए। अच्छा, रामलीला ग्राउंड बुक कराया गया और हर एक जोन वालों ने आके अपने अपने रोज़ अच्छा उनको वहाँ पर हर जगह जहाँ वो थे उनको दूध सप्लाई करना, सब्जियाँ सप्लाई करना, उन्होंने अपना खाना बनाना। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे बाबा सिखाता है गवर्नमेंट चलाना। तो सारे दिल्ली वालों ने किया, जगह जगह अपनी अपनी विशेषता करते थे। आखिर क्या हुआ कि जब बिल्कुल मेला 15 दिन हो गए थे तैयार, लगभग शुरू हो गया होना, पहली बार हमने गेट बनाने वाला बाहर से लिया, जो डिज़ाइन गुजराती था, उस गेट बनाया। तो अचानक रशिया का प्रेसिडेंट भारत में आने का फैसला हो गया कि रशिया का प्रेसिडेंट भारत में आएगा और उसका रिसेप्शन रामलीला ग्राउंड में होगा। तो गवर्नमेंट ने हमारा कैंसिल कर दिया। उनका लॉ होता है कि हम बिना कंडीशन के कैंसिल कर सकते हैं। अब दीदी भी वहाँ थी, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आए, बोले ये तो आपको खाली करना पड़ेगा, हमने कैंसिल कर दिया है, आप कोई दूसरी जगह देख लो। तो मैं वहाँ ऑर्गेनाइज़र था, दीदी बैठी थी। तो मैंने कहा दीदी ये तो दूसरी जगह तो नहीं। कहती ठीक है, तुम जाना ही नहीं दूसरी जगह देखने, और ये होगा तो यही होगा।
वो आया, दीदी जी भी बैठे थे वहाँ, हमने ऑफिस बनाया हुआ था। वो बोला आप देख तो लो, रशिया का प्रेसिडेंट है। रशिया से उन दिनों वीट आती थी, गेहूँ खाने के लिए गेहूँ नहीं होता था भारत में, तो बहुत रिलेशन अच्छे थे। अमेरिका से रिलेशन ख़राब हो गए थे, तो कोई रशिया का प्रेसिडेंट है। तो मैंने कहा जी ऐसा है, हमने तो देखना नहीं और आपने कैंसिल कर दिया, ये इतने ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, या तो यही होगा या तो नहीं होगा। दीदी की देखो स्ट्रॉन्ग पावर। इंदिरा गांधी उस वक़्त चीफ प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी को हमने तारे वगैरह दी। अच्छा, आखिर इंदिरा गांधी जी ने अपना सेक्रेटरी था उनका एक धवन, जो उसका बाद में मिनिस्टर भी, उसको भेजा। तो उसने कार में आके, अंदर नहीं गया, तो टीन के लगे हुए थे, तो एक बंगाल का स्टॉल था बहुत ऊंचा, और उसमें देवी ऐसे करके वो तीर करके वो दिखता था बाहर से। उसने देखा कि इनका तो बना हुआ है, तो उसने इंदिरा गांधी को कहा इनका काफ़ी बना हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने, हालांकि वो इतना ज्ञान को नहीं समझती थी, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा कुमारी को जानती थी, उसने रशिया के प्रेसिडेंट का लाल किले की ग्राउंड में कर दिया, हमारा वहीं रखा। तो पहली बार सारे अखबारों में उन दिनों एक इतनी इंच जगह अखबार में न्यूज़ नहीं को देता, फर्स्ट पेज पे निकल गया कि ब्रह्मा कुमारियों ने के कारण से ऐसे हुआ। तो गुलजार दादी बोली देखो कौरवों पर हमारी जीत हो गई। तो ये दीदी की डिटर्मिनेशन। अच्छा, एक और सुना देता हूँ। इसी प्रकार से एमरजेंसी लग गई, तो एक चन्ना रेड्डी होते थे, वो हमारे बहुत फेवरेबल बाद में बने। तो चन्ना रेड्डी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, और उत्तर प्रदेश में बहुत धर्म स्थान है। तो एक किसी उत्तर प्रदेश के धर्म स्थान के किसी पंडा जैसा कोई होता, उसने उसके बेटे की शादी थी, उसने चन्ना रेड्डी को बुला लिया, और चन्ना रेड्डी ने वहाँ देखा कैसे वो पैसा लुटा रहा था, कैसे कर रहा था। उसको आया गुस्सा, उसने कहा कि ये तो धर्म वाले बड़ा पैसा बहा रहे हैं। उसने इंदिरा गांधी को कहा कि हम धर्म स्थानों को कंट्रोल करेंगे और इमरजेंसी में हम नियम बना के लगा देंगे। तो उसने नियम भी बनवा लिए। हमारी ब्रह्मा कुमारियाँ भी मिली उससे यूपी में, कहता बहन जी ये तो सबके लिए है, कुछ नहीं हुआ। तो नियम क्या बनवाए कि हर धर्म स्थान के जो प्रीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जितनी मूर्तियां हैं वो होना चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट, लंबा सारा था। अच्छा, हम लोग आबू में बैठे थे, हमारे पास आ गया, तो कई बहनों ने कहा ये तो इमरजेंसी का है, अब हमें लिस्टें बनानी शुरू करनी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी क्या है। तो मैंने कहा हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। दीदी ने कहा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कुछ भी हो जाए हम ना कोई लिस्ट बनाएंगे ना कुछ। तो वही हुआ। 20-25 दिन बाद जैन लोग होते हैं ना, तो जैन लोग गवर्नमेंट को बहुत पैसा देते थे, अच्छी बुक्स में थे। तो जैनियों ने कहा हमारी मूर्ति को अगर तोला गया हटाकर तो मूर्ति खंडित हो जाती है, मतलब उन्होंने वो लॉ वापस कर दिया। तो ये भी दीदी की, मतलब हिलना नहीं, ऐसे नहीं कि अभी गवर्नमेंट है क्या कर लेगी, ऐसे बहुत सारी उनकी घटनाएं थी। उन्होंने बहुत इंडिविजुअल बहनों का, कहाँ पर कौन सी बहनें हैं कहाँ, तो हर एक का उनके पास इंफॉर्मेशन रहता था। फिर मुरली से दीदी चिट्ठियों के जवाब देती थी, तो मुरली से दीदी रोज़ मुरली की पॉइंट्स लिखती थी, उसका सार बना के, तो इनलैंड लेटर होता है ना, तो इनलैंड लेटर में वो टाइप करवा लेती थी। सिर्फ एक पन्ना बचता था जिसमें पत्र का जवाब होता था। तो रोज़ की मुरली की पॉइंट्स भी दीदी सब सेंटरों में भेजती थी। ओम शांति।